तो भारत के सवाल में आज बात बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल अपनी अंतिम तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में पेच सीट बंटवारे पर फंसा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। कांग्रेस ने सीमांचल को लेकर दावा कर दिया कि वहां उसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, तो वहां से सीटों पर जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उससे वो समझौता नहीं करेगी। अब आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि सीमांचल में आरजेडी अपने एमवाई समीकरण का दावा करती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमांचल पर आरजेडी या कांग्रेस कोई एक समझौता करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी में भी एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। चिराग के तेवर कड़े हैं और सहयोगियों की डिमांड भी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से भी उम्मीद यही की जा रही कि वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ेगी सीटों पर। यूपी से राजभर का दावा भी है कि वो भी एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो पेच दोनों तरफ है और इस बार पार पाना दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर शहमात का खेल जारी है। इस बीच महागठबंधन में आरजेडी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है और उसकी जानकारी अपने सहयोगी दलों को दे दी है। सोर्सेस की माने तो आरजेडी ने अपने खाते में 136 सीट रखी है, जबकि कांग्रेस को 52 सीट मिली है। आरजेडी के फॉर्मूले पर कांग्रेस तिलमिला चुकी है। नाराजगी का आलम ये कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने तो यहां तक कह दिया कि गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा वो यहां की जनता ही तय करे। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। आरजेडी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को मानने के लिए कोई भी सहयोगी दल तैयार नहीं। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं ने पार्टी हाईकमान के साथ हुई मीटिंग में उन सीट्स की फेहरिस्त रख दी जिन पर उन्हें चुनाव लड़ना है, जिसमें कांग्रेस ने इस बार सम्मानजनक सीटों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की। लेकिन सीटों के नंबर गेम में फंसने के बजाय जीत की गारंटी वाली सीटों पर ही चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस का बिहार में मुस्लिम दलित समीकरण वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है, लिहाजा सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी। सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए में भी खींचतान का दौर है। एनडीए गठबंधन में भले ही नीतीश की पार्टी की जीत स्ट्राइक बीजेपी से कम हो, लेकिन सीट बंटवारे में जेडीयू बड़े भाई वाली भूमिका में रहना चाहता है। तो वहीं चिराग पासवान अपनी पसंदीदा सीट कम से कम 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसे लेकर चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एनडीए की धड़कनें बढ़ सकती हैं। सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स में जीतन राम मांझी की पार्टी भी पीछे नहीं। ऐसे में एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, दोनों में सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी सीटों का पेच फंसा है। सवाल यह है कि कौन समझौता करेगा। और हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा है और चर्चा के लिए उनका सबसे पहले परिचय करा दूं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बिहार बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, प्रवक्ता आरजेडी से। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता जेडीयू से हैं। ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा भी करेंगे। आखिर बिहार में इस बार सीट बंटवारे को लेकर इतना पेच क्यों फंसता नजर आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अब अंतिम कवायद की जा रही है, बातचीत शुरू हो गई है। मनीष पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम महागठबंधन की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये पेच एनडीए में भी फंसा है। आपके चिराग पासवान जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, मना पाएंगे उनको? 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, एनडीए में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा जो एलाइज है पूरी तरीके से एक दूसरे से के प्रति समर्पित है। मैं रंजीत जी आपके पास आऊंगा। एक ग्राफिक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीट बंटवारा 2020 में कैसे हुआ था। बीजेपी 121 पे लड़ी थी, 74 जीती। जेडीयू 115 पे लड़ी, 43 जीती। वीआईपी 7 पे लड़ी थी। आपने देखा कितने सीटों पर, 4 सीटों पर जीती थी। हम जीतन राम की पार्टी 7 पर लड़ी, 4 जीती, टोटल 243। ये एनडीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2020 का है। इसके जरिए अब समीकरण अलग होंगे। ये एनडीए का पूरा खाका हम आपको बता रहे। महागठबंधन का देख लीजिए। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटें जीती। कांग्रेस 70 पर लड़ी, महज 19। लेफ्ट 29 पर 16 जीती। और यही सवाल है देखिए लगातार कि अब इस बार क्या होगा। और मेरे साथ प्रवक्ता एक जो पैनल हमारा वो हमारे साथ है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी हैं, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है और प्रोफेसर रंजीत मिश्रा भी हैं। रंजीत जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाह रहा हूं
सवाल ये कि आप सीमांचल को बहुत फोकस कर रहे हैं इस बार। आरजेडी कहती है कि एमवाई समीकरण मेरा है, सीमांचल पर मेरा दावा बनता है। आप कहने कि मेरा एमडी समीकरण है। हम कम से कम, जी हां, 26 में से 16 सीटों पर दावा आप कर रहे हैं। देखिए अनूप जी, मीडिया में जो चल रही खबरें होती है और जो अंदर बातचीत में होती है, कई बार उसमें तालमेल नहीं होता है। ये निश्चित है कि चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल की ये कोशिश रहती है कि वह अधिक से अधिक सीटें लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हमारे आदरणीय प्रभारी श्री कृष्णा बाबू जी ने बिल्कुल एलेबोरेट किया इन चीजों को, और उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि हम बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ध्यान दे तो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि गठबंधन में जो दल जहां जीतने की स्थिति में है वो सीटें उनको लड़नी चाहिए। जहां मान लीजिए कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, वो सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। जहां आरजेडी जीतने की स्थिति में, वहां आरजेडी को मिलनी चाहिए। इसी तरह लेफ्ट और वीआईपी के बारे में भी बात हो सकती है। तो इसका मतलब कि जहां आपकी ताकत है, जहां अलायंस पार्टनर्स की ताकत है, वो सीटें उनको मिलनी चाहिए, और इसी से गठबंधन में सीटें भी बढ़ेंगी और इसी से सरकार का गठन भी हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा लाबारू जी ने कि बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत हो रही है और किसी प्रकार का कोई पेंच नहीं है। हाँ, अपनी अपनी सीटों के बारे में जरूर बात हो रही है कि कहां हमारे गठबंधन के घटक दल मजबूत हैं, वो सीटें उनको मिलनी चाहिए। इस बात की चर्चा जरूर हो रही है। चलिए, मैं वापस आऊंगा, एक ओपनिंग कमेंट तो सबसे ले लूं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। अनुज जी, सीमांचल का दावा कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो समझौता कम से कम सीमांचल से नहीं करेगी। क्या आप करेंगे समझौता? देखिए, समझौता तो वहां होता है जहां कुछ विवाद हो। हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं कोई विवाद ही नहीं है, ठीक है। और आप अभी बार बार कह रहे थे कि आरजेडी माई समीकरण पे काम कर रही है, जबकि हम ए टू जेड की बात कर रहे हैं। माई समीकरण आप है जो कि एक नैरेटिव की तरफ फैला रहे हैं कि हम सिर्फ है जो कि माई समीकरण के लिए, पूरे बिहार की जनता हमारे साथ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। हम सब के लिए अपने मैनिफेस्टो में जगह दे रहे हैं, हम सबके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई विवाद ही नहीं, तो समझौता की क्या बात है? मैं इसका खंडन करता हूँ। और इंडिया ब्लॉक में कहीं कोई विवाद है ही नहीं। देखिए, और हमारा जो गठबंधन है बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है, और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। देखा जाए तो जो एनडीए है वहां दिक्कत है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक नहीं है। उनमें क्या है कि उन्हें किन्हीं की बात सुनी नहीं जाएगी। सीधे जितना सीट कहा जाएगा कि आपको इतना सीट लेना है तो लो, नहीं तो आप अगर मगर करेंगे तो उनके पास सीबीआई है, ईडी है, उसका खौफ दिखाकर मनवा लिया जाएगा। तो वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं। हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, और हर पार्टी का अपना अपना एक वजूद है। हर पार्टी अपने अनुसार बात रखती है, और होना भी चाहिए लोकतंत्र का। बिल्कुल एक खूबसूरती है कि हर पार्टी अपने अनुसार पूरी क्षमता के साथ, हर सरोस के साथ, मुद्दा के साथ चुनाव लड़े। तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन हाँ, बात है कि हम मिल जहां भी थोड़ा बहुत कहीं अगर तो हम ठीक कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई विवाद है ही नहीं। चलिए, आप अभी तो ऐसा कह रहे हैं अनुज जी, अभी तो आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे को लेकर आप बैठेंगे तब सही मुद्दा सामने निकल कर आएगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता जेडीयू के मेरे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? अनुज जी कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो एनडीए में है। आप बड़े भाई हैं, आप तय है कि आप अपने कोटे से चिराग पासवान को सीट नहीं देने जा रहे हैं, आप अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीट नहीं देने जा रहे। तो मतलब क्या सबसे ज्यादा सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए अनूप जी, एनडीए में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई होने की जंग नहीं है। हम सभी लोग भाई भाई हैं, और हम लोग जिस तरह से एनडीए में मजबूत हैं, और हम लोग तो हमेशा हर डिबेट में ये बात कहते हैं कि एनडीए में करार है और प्रतिपक्षी दलों में यानी इंडी गठबंधन में दरार है। इन लोगों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर सर फुटौल मचा हुआ है। हर दल घटक दल प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस वो चाह रही है कि उसको 70 जिताऊ सीट मिले, और तेजस्वी जी को कभी भी वो सीएम मानने को तैयार नहीं है, सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने तेजस्वी को सीएम मानने के सवाल को
टाल गए थे और महिला सशक्तिकरण पे बोलने लगे, उसी तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलावरू जी ने भी तेजस्वी को सीएम फेस मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा है कि आफ्टर इलेक्शन बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का सीएम कौन होगा। तो बहुत सही उन्होंने कहा है, बिफोर इलेक्शन भी तय है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और आफ्टर इलेक्शन भी तय ही होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। पिछले 20 साल से प्रतिपक्ष के दल बांट जो रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन हर बार नीतीश बाबू बहुत मजबूती से उनको पटखनी दे देते हैं। हम लोग बिहार के डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे और हम लोगों ने जो पिछले 20 वर्षों में बिहार का विकास किया है, जो ब्लूप्रिंट बनाया है और विभिन्न सेक्टर में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, पावर सेक्टर हो, हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है। अपनी उपलब्धियों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने काम किया है। क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अल्पसंख्यक और महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं बेनिफिशियरी रही हैं। समाज का अति पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहा है। हम लोगों ने बिहार के सोशल स्ट्रक्चर में जो सामंती सोच विद्यमान था उस पर प्रहार करते हुए विकास की दौड़ में जो पिछड़ गए हैं, उन आखिरी तबके यानी प्राथमिकता के आधार पे उनका विकास सुनिश्चित किया है और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। इससे चूंकि केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जो पिछले 2 बजट में बिहार को वजीफा दे रही है, और हम लोगों ने देखिएगा आप, कुछ दिन में हम लोग बिहार को मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। पिछले 2 साल के बजट में बिहार को जिस तरह से धनराशि उपलब्ध कराई गई है, राजगीर से लेकर गया तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की घोषणा की गई है। जितेंद्र जी, मैं सीट बंटवारे पे बात कर रहा हूं, आप पार्टी के बता रहे कि क्या क्या काम हुआ, मैं वापस आपके पास हूँ। मनीष जी, एक बड़ा सवाल जितेंद्र जी ने उठाया और कहा कि पहले से तय है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप इस मंच से कह पाएंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर अभी गाय बगाए आपकी सरकार, जो आप दावा कर आपकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा? मनीष जी, बिहार का जर्रा जर्रा यही कह रहा है कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखिए, यह जो यही भगदड़ का कारण है। आज जो अल्लावरू जी के बयान को आप बहस का मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी, तो उनको पता है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से 2029 की तैयारी में लगी है। उसको बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बिहार में किसकी सरकार बनती है, यह भी उसके मुद्दे में शामिल नहीं है। कांग्रेस 2029 के लिए लड़ रही है कि अभी से कम 3-4 वर्षों में हम अपनी जमीन इतना मजबूत कर सकें कि हम 99 से को कैसे पार कर सके। यह कांग्रेस की अपनी योजना है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, उसको बिहार की राजनीति में ही अपने आप को समाहित करना है। देखिए, यही वजह है कि अल्लावरू जी ने कहा, उनको पता चल गया पूरी तरीके से 16 दिनों की यात्रा में कि बिहार में, और ऐसे भी राहुल गांधी उसके पहले भी 3 बार आ चुके, तो बिहार में क्या आधार है, यह पूरी तरीके से कांग्रेस का जो नेटवर्क है उसको पता चल चुका है। तो अल्लावरू जी ने स्पष्ट कह दिया कि बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और यह स्पष्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो तेजस्वी, ये एक चीज मैं मनीष जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे मन में एक सवाल उठा। पिछली बार तो आपने कम सीटों पर भी 44 सीटों पर भी मुख्यमंत्री बना दिया। क्या इस बार अगर ऐसी स्थिति आ गई तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे? बीजेपी अगर ज्यादा सीटों पर जीतती, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हम 303 सीट लाए थे पहली बार भी, जब 2014 में बहुमत की सरकार आई थी, तो भी केंद्र में जो हिस्सेदारी थी वह सारे हमारे एलाइज के पार्टियों की हिस्सेदारी थी। उससे ज्यादा जब हम 2019 में 303 सीट लेकर आए तो भी हमने अपने एलाइज को अपने साथ रखा। हम चाहते तो उनको टाटा बाय बाय कर सकते थे, फिर 4 साल के बाद हम नई रणनीति तैयार करते। लेकिन हमारी यूएसपी यह रही कि हम उस समय से, जब अटल जी की सरकार थी तब से लेकर आज तक,
हमने अपने एलाइज के साथ हमेशा ईमानदारी पूर्वक बर्ताव किया और सीटों को लेकर, कुर्सी को लेकर, मंत्रालय को लेकर कभी भी हम लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं। यह हम लोगों की बहुत बड़ी यूएसपी है। इसीलिए यह सवाल हमेशा इंडी गठबंधन को, जो कभी अंतिम समय में मुकेश सहनी को छुरा घोंप देते हैं और मुकेश सहनी को हमारे पास आना पड़ता है, या पिछली बार ही लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस कहती रही कि ये गलत बात है और राजद जो है वह लोकसभा का उम्मीदवार डेली तय करता चला गया। तो ये इन लोगों के आचरण में शुमार है। यह हम लोगों एनडीए के आचरण में यह व्यवहार कभी नहीं रहा। मैं मनीष जी वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि सवाल उठ गए हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी आप जवाब दें, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे सवाल है कि आपके आचरण को लेकर सवाल उठा दिया बीजेपी ने। अनूप जी, सबसे पहले तो जो अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता मित्र कह रहे थे मनीष भाई, तो अकाली दल, शिवसेना जैसे घटक दलों से पूछ लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास गया उसको वो निगल गए। तो इनका अलायंस के प्रति क्या रुख है ये उससे पता चलता है। दूसरी बात आपको बताऊं कि मनीष भाई की बात से एक बात तो सबको पता चल रहा होगा कि भले ही चुनाव बिहार में हो, इनके मन में खौफ 2029 का आ चुका है। इनको ये लगने लगा है कि 2029 में इनकी विदाई तय है। वो खौफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से निकलने लगा है। देखिए, एक बात बता दूं कि अभी जो वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चली हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें एक नारा पूरे जन जन में लोकप्रिय हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये जो वोट चोरी करके इन लोगों ने सत्ता पे कब्जा किया हुआ है, इसके खिलाफ पूरे बिहार में माहौल है। और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ कर आया अलग अलग जगहों पर, उससे इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। और ये जो आजकल आपको कभी 2029 का खौफ, कभी और चीजें दिखाई देती है, वो उसी जन सैलाब, उमड़ते हुए जन सैलाब को देखकर जो ये लोग घबराए हैं, उसी बौखलाहट में ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात की एक बात देखिए कि सबसे अधिक समस्या तो एनडीए में है। चिराग पासवान कहते हैं कि उनको इतनी सीट दीजिए, नहीं तो सभी सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि जिसका आधार नहीं है उसको सीट दिया जा रहा है। तो एक आपने सुनी है ना कि घर में आग लगी घर के चिराग से। तो अब जदयू को समाप्त करना है तो नरेंद्र मोदी जी छोड़ देंगे अपने हनुमान को बिहार में कि जाओ और इनको हरा दो। और वही मनीष भाई आप सुन पा रहे हैं तो आप सुनिए आप, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी लाजमी भी है कि चिराग का विधानसभा में एक भी सीट नहीं उनकी पार्टी का, लेकिन आपसे 40 सीट मांग रहे हैं। दल उनके साथ काम करते हैं। रंजीत जी, जब तक पूरी रंजीत जी इसी सवाल का जवाब ले रहे हैं, इसी सवाल का जवाब लेते हैं। मनीष जी, एक सीट नहीं है चिराग की पार्टी का, लेकिन 40 सीट का दावा है। और तो और मुख्यमंत्री का भी तमगादी आधार उनकी पार्टी की तरफ से। प्रेशर पॉलिटिक्स है, देंगे सीट? मेरा सवाल यही है आपसे। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो 99 सीट पर इतना खुश हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपने भाई रंजीत भाई को, कांग्रेस के यशस्वी प्रवक्ता जी को मैं बता दूं कि देखिए, यह देश की जनता तय करती है। और वोट चोर गद्दी छोड़ तो देश की जनता ने 2014 में ही नारा लगा दिया था। आप तो आज आ रहे हैं ना, उन्होंने हटाया किसको 2014 में? जिन लोगों ने वोट की चोरी की थी अभी तक आजादी के बाद से, उन्हीं लोगों को तो हटाया ना। 2014 में हटाया तो लगातार हटा रहे। अब पहले आप देश की जनता से लगातार वोट चोरी के लिए माफी मांगिए, जो वोट चोरी नेहरू जी ने किया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनने की बात। लेकिन इस बार थोड़ा मामला अलग है। आपने देखा, आपने देखा होगा मनीष भाई, आपने देखा होगा भीड़ बहुत ज्यादा थे। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं अनुज जी आपके पास जी, अनुज मैं आऊंगा, कुछ तकनीकी खामियां हैं, मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर अनुज मैं आपके पास आऊंगा। जो बात मैं कह रहा हूं आपसे, आखिर समझौता कौन करेगा? 60 सीटों से कम पे कांग्रेस नहीं चाह रही लड़ना। 60 सीटें वो जिस पर वो सबसे ज्यादा मजबूत होगी। पिछली बार की सीटों की तुलना करें तो मेरे जो आंकड़े मेरे पास, उसमें 45 सीटें ऐसी थी कांग्रेस को आपने जो दी थी, उनमें से जहां ना तो आप कभी जीत पाए ना कांग्रेस जीत पाई। गठबंधन में अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू वहां मजबूत थी। क्या यह जानबूझकर हुआ था? लेकिन इस बार कांग्रेस कदम फूक फूक कर चल रही है। देखिए, कांग्रेस ही फूक फूक कदम नहीं रख रही है। हम पूरा इंडिया ब्लॉक के लोग हैं जो कि फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। विधानसभा में किसकी दावेदारी मजबूत है, कौन हमारा मजबूत चेहरा होगा,
हम तमाम पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं और उसके हिसाब से हम नहीं, ठीक है ना। और नेता ने कहा कि तेजस्वी जी है जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये तो चला आ रहा है। विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भी हैं, 2010 से लगातार हम बड़ी पार्टी, तो हमारे लोग स्वीकार किए हुए हैं। इसमें जबरदस्ती के लोग हैं जो कि पेच फंसा रहे हैं और सोचते हैं कि विवाद हो जाएगा, तो हमारे यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। नहीं, मैं पूछ लेता हूं, अभी सामने ही है रंजीत जी सीएम का चेहरा मानते हैं तेजस्वी जी को? आपके प्रभारी ने तो कह दिया कि जनता तय करेगी, लेकिन आप तय करेंगे? क्योंकि अभी अनुज भाई कह रहे हैं। अनुज जी मेरी बात खत्म नहीं, पहले सुन लीजिए। अगर सीएम चेहरा की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो यही है ना कि जब लोग जीत कर आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता चुना जाता है। तो हर पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर आप पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि अभी तय नहीं है भाई। लेकिन अगर आप इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में, इंडिया ब्लॉक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये सवाल पूछा जाए, वहां कुछ बोला जाए, तो इसका एक मतलब होता है। अगर इंडिविजुअल रूप से बोलेंगे तो कोई तैयार नहीं होगा कौन चेहरा होगा। आप हमसे भी बोलेंगे इंडिविजुअल तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि जो परंपरा रही है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी है ना, तो उसके आधार पर तो हम जो कि लीड कर ही रहे हैं ना बिहार को। ड्राइविंग सीट पे तो हम बैठे हुए हैं ना, इतना तो हक बनता ही है कि हम चेहरा सर्वस्वीकृत चेहरा है, जनता उनके चेहरा को पसंद भी कर रही है। दिक्कत देखिए मैं मेरी बात सुन लीजिए सर, दिक्कत एनडीए में है। अभी हनुमान जी की बात हो रही थी, है ना। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई है और किसका लंका जलेगा यह सवाल है। इसी को कहते हैं अपने मियां मुंह मिट्ठू। नहीं, लंका किसकी जलेगी मैं बताता हूँ। और चिराग पासवान अगर कह रहे हैं सीएम चेहरा को लेकर के, तो उसमें एक सवाल है सर, ये बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि क्या बिहार जैसे प्रतिभाशाली देश के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम कैंडिडेट के रूप में है जो कि प्रोजेक्ट करें। जो मुख्यमंत्री अच्छा हुआ करते थे अपने जमाने में, जिनका रिटायरमेंट का समय है, जो मानसिक रूप से है जो कि थक गए हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको चेहरा बना रहे हैं आप। अब सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे प्रतिभाशाली प्रदेश में आपके पास कोई चेहरा नहीं है, और उल्टा है जो कि विपक्ष से पूछ रहे हैं कि इनका चेहरा कोई नहीं है। अरे आप अपना घर देखिए ना, आपका चेहरा कौन है? लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश जी तो सत्ता में है, तो कम से कम बिहार को एक फायदा है कि बिहार विकास कर रहा है। अरे भाई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो माथा पे गमला रख देता हो, भाग जाते हो। हमें युवा पार्टी के राष्ट्रीय चाहिए, तेज तर्रार चाहिए, जो जनता के सरोकार से नाता रखे, जो जनता के बीच में जा सके। वैसे में सिर्फ एक मात्र नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। युवाओं के पास बिहार बदलाव चाहती है और युवाओं को चाहती है। नीतीश कुमार तो थक गए हैं, रिटायरमेंट का पक्ष में आते हैं, तो आपको नीतीश जी आपके पास ना मुद्दा है ना है मुख्यमंत्री का चेहरा है, समझती है। और आपके उसी रूप की तुलना हमेशा जंगल राज से करती है। अरे भाई आपके पास एक ही स्लोगन है, 20 साल का आप ही शासन में थे ना, ये आप तब शासन में थे पहले क्या होता जब शहाबुद्दीन जी को भागलपुर जेल साल में आपने क्या किया? अभी वजीफा की बात हो रही थी, एससी का स्कॉलरशिप आप लोगों ने खा लिया। आपके दबाव में शहाबुद्दीन को बेल मिला और भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन जी का छात्रों को बांटने के लिए दूसरे कामों में लगा दिया। वो काफिला इतना लंबा आप लोगों ने किया क्या है? ने खुद संज्ञान लिया आप लोग कुछ नहीं किया। 20 साल का हिसाब दीजिए आप, हमारी बात मत करिए। आप सत्ता में हैं, सत्ता से बाहर है, आप अपना हिसाब दीजिए। हेलो, हिसाब किताब यही मंच पर ले लेंगे आप लोग। जनता दे रही है तरुण भाई तो जनसलाब देख लिया, हिसाब तो लगातार बिहार की जनता दे रही है। यात्रा आप तरुण भाई मुझे एक बात बता दीजिए भाई, अनूप जी आप इनसे सिर्फ यह पूछ लीजिए छोड़, और इसके बाद जन आंदोलन के चुनाव के बाद हमारे नेता इसके पहले एसआईआर से पहले जनता के बीच में मुद्दा के साथ थे। कल भी पटना जैसे शहर में मर्डर हो जाता है और आप उस पर कुछ नहीं करते हैं। अब जंगल राज की बात किस मुंह से कर रहे हैं आप? कल 24 घंटा पहले चुनाव तरुण जी आप राजधानी में बेहतर तरीके से जीते हैं बिहार में। और लोकसभा के चुनाव में आपको मात्र 4 सीट आया, लोकसभा के चुनाव में आपको मात्र 4 सीट आया। जंगल राज की बिहार विधानसभा के अभी 6 महीना पहले उपचुनाव हुए नवंबर में, उसमें 2 आपकी जो बची हुई सीट थी वो भी आप हार गए। आपको बिहार की जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद सबसे लोकप्रिय, अरे बीजेपी को तो नसीब ही नहीं हुआ सत्ता में आने का बिहार में। हम तो बड़ी पार्टी के रूप में हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस भी आपको मानने को आपकी तारीफ में तैयार नहीं है। कभी आपको नसीब हुआ बिहार में सबसे लोकप्रिय है, लेकिन अनुज जी आप खुद से कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े एलाइज हैं, विपक्ष के नेता हम हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हम हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं अपने मियां मुंह मिट्ठू, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। नहीं देखिए
नहीं, अपने मुंह में मिट्टू नहीं, हमारे गठबंधन की तरफ से किसी का आधिकारिक बयान आया कि तेजस्वी के चेहरा नहीं है, ये बात नहीं। देखिए, अगर आप जबरदस्ती पूछेंगे तो कोई मुद्दा ही नहीं है। किसने? ये आप लोग जबरदस्ती, मुद्दा तो एनडीए के पास है। मुख्यमंत्री कौन होंगे? सम्राट चौधरी होंगे, विजय सिन्हा होंगे। देखिए, आप दोनों तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिनके बारे में बातचीत हो रही है, आप दोनों जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। मैं जेडीयू प्रवक्ता की बात कर रहा हूं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, बहुत खामोशी से मुस्कुराते हुए। आपके नेता के बारे में बात हो रही। जितेंद्र जी, जवाब आपको देना चाहिए, बीजेपी जवाब दे रही है। हमारे नेता तो बिहार को कहां से लेकर कहां तक लेकर गए हैं, बता दीजिए कहां से कहां लेकर गए हैं। हम लोग उनको आराम करने के लिए जाने जाते हैं, रिएक्ट करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। हम लोग सत्ताधारी दल हैं। प्रतिपक्ष में डॉक्टर अनुज जी को और प्रोफेसर मिश्रा जी को बैठने दीजिए भाई। प्रतिपक्ष में लोग रहे हैं, प्रतिपक्ष का धर्म निभाएं। अनूप जी, अरे हम लोग तो बिहार की जनता की सेवा करने के लिए बने हैं और सेवा कर रहे हैं। अरे बिहार की जनता ने जो हम लोग को आशीर्वाद दिया है, अनूप जी, मैं आऊंगा मनीष भाई, आपके पास आऊंगा। जब तक बिहार की जनता का बरदहस्त आऊंगा मनीष जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी शीर्ष पे हम ही लोग रहेंगे जी, आप शीर्ष पे रहेंगे। चलिए, आप अगर गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं, मैं जितेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं, आपने 44 सीटें जीती थी, क्या इस बार कम सीटों की डिमांड करेंगे अगर गठबंधन धर्म निभाना है तो? देखिए, हम लोग के बीच में किसी भी तरह का कोई रार नहीं है। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और बातचीत भी लगभग फाइनल है। नवरात्र के बाद हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। नहीं, मैं मेरा सवाल यही कि मौके की नजाकत है। 44 सीट पर आप थे तो क्या कम पे मानेंगे, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीट पे थी। कौन होगा? तेजस्वी कह रहे हैं, लालू जी बार बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सीएम मेरे बेटे को बनाइए, और राहुल गांधी और अल्लावरू जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव जनता तय करेगी कौन सीएम बनेगा। उधर सहनी जी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुझे बनाओ, तेजस्वी सीएम होगा मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो यहाँ तो सब सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीएम और डिप्टी सीएम है। बिहार की जनता ने न इनको सीएम बनाया है, न इनको डिप्टी सीएम बनाया है, और कभी बनाएगी भी नहीं, क्योंकि बिहार की जनता 2005 से पहले क्या होता था यह भूली नहीं है। इनका चाल, इनका चरित्र, इनका चेहरा बिहार की जनता के आंखों के सामने तैर रहा है, दौड़ रहा है। इनके जब इन लोगों ने जुलाई के महीने में बिहार बंद बुलाया था, मैं जितेंद्र जी रोक रहा हूं। अनुज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई जवाब होगा आपके सवाल से, मुस्कुरा रहे हैं। अनुज, मैं चाहूंगा आप जवाब दे सकते हैं, इसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आऊंगा। अनुज जी, इसी बात से मुझे हैरत होती है। आप भी सोचेंगे जिस जंगल राज की बात करें तो खुद 20 साल पुराना है। अभी 24 घंटा पहले बिहार में 24 घंटा पहले जिना व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये क्या मंगल राज है? ये बताइए। आज खेमका साहब घर के बाहर उनकी हत्या हो जाती है, हॉस्पिटल में घुस कर लोग हत्या कर दे रहे हैं, दलित बच्चे को बलत्कार कर दे रहे हैं, उनको सीट नहीं मिलती है, जबकि पूरा आंकड़ा बता रहा है कि 65,000 हत्याएं हो रही है बिहार में। 24-25 घंटे में डेली एक हत्या हो रही है पटना जैसे शहर में। किस से जंगल राज की बात कर रहे हैं? मुझे हैरत हंसी आ रही है। इनके पास जब भी कोई सवाल करिए, इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करेंगे ये। तो कुल मिला के कहना अपनी वर्तमान की बात नहीं करेंगे। ये हमेशा है जो कि इतिहास में ये हुआ वो, अरे भैया इतिहास में जो उसके कारण हम सत्ता से बाहर है, जनता में हमने नेगेटिव फैलाया जंगल राज का, हम सत्ता से बाहर हो गए। आप सत्ता में आप क्या कर रहे हो बताओ ना। जितना आपराधिकरण की घटनाएं घट रही है बिहार में, उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? कहीं मुख्यमंत्री क्या जनता के बीच जाते हैं क्या? वो क्या जनता से बातचीत करने की स्थिति में है क्या? आप है जो उनका चेहरा बना कर कि बिहार की जनता को बस वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं आप बिहार के सामने। अरे भैया, आप जनता के सरोकार से जुड़िए, जनता के प्रॉब्लम को समझिए। बताइए, छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, जो संविदा शिक्षक है उन पर लाठी बरसाया गया, विद्यार्थियों पर लाठी बरसाया गया। एक जवाब नहीं है। चुनाव की बात कर रहे हैं, जनता इस बार समझ गई है कि बिहार बदलाव चाहता है और बदलाव में युवा चेहरा चाहता है। इनके पास तो ना मुद्दा है, ना है जो कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत विवाद है, जो खुद समेट लें। हम पर क्या इल्जाम लगाएंगे, हमारे बारे में क्यों सोच रहे हैं? अनुज जी मैं रोकता हूँ, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। बहुत देर से मैं जितेंद्र जी थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। मैं वापस आऊंगा जितेंद्र जी, मौका मैं आपको वापस दूंगा मौका, क्योंकि बहुत देर से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है डॉक्टर प्रोफेसर रंजीत मिश्रा खामोश है। रंजीत जी, आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं सब कुछ, और सवाल भी उठ रहा था। पिछली बार आपका स्ट्राइक रेट कम था, 70 में से आपने 19 सीटें जीते। इस बार क्या स्ट्राइक रेट रखेंगे आप?
क्योंकि इस बार कहा जा रहा है गठबंधन धर्म निभाना होगा तो आपको सीटों को कम आंकना पड़ेगा, लेकिन आप तो 60-70 से कम पे आने नहीं चाहते। देखिए अनूप जी, सबसे पहली बात यह है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। आप एक बात देखिए कि 20 वर्ष से ये लोग सरकार चला रहे हैं बिहार में जी। आखिर, और डबल इंजन की सरकार ये लोग कहते हैं कि 11 वर्ष से दिल्ली में भी सरकार है। ऐसा क्या कारण हुआ कि एक भी फैक्ट्री ये लोग बिहार में नहीं लगा सके? उसमें किसी विपक्ष के दल ने तो इनको नहीं रोका होगा। अगर डबल इंजन सरकार थी तो दे सकते हैं कितनी फैक्ट्री हम लोगों ने लगवाई है। दूसरी बात ये देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गए चुनाव प्रचार में, उन्होंने कहा मोतिहारी के चीनी मिल से निकले हुए चीनी से मैं चाय पीऊंगा। भूल गए अपने सारी बातों को। कहां मोतिहारी से चीनी मिल से चीनी निकाला, कहां पिया, हम लोगों ने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। बिहार गए तो वहां बोली जैसे लगाई जाती नीलामी में, वैसे कह रहे इतने 1000 करोड़ दे दूं, इतने 1000 करोड़ दे दूं, और दिया कुछ नहीं। विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर नीतीश जी और मोदी जी बिहार की जनता को मूर्ख बनाते रहे। आज तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? और चलिए, मुद्दा ये नहीं था रंजीत जी, मुद्दा ये नहीं था, हम सीट बंटवारे पर बात कर रहे थे और मैं आपके मुद्दे पर आ रहा था कि आप एमडी समुदाय जो फैक्टर है उसको मुस्लिम दलित मान रहे हैं और उधर आरजेडी करे एमवाई समीकरण में। सीमांचल की लड़ाई सबसे ज्यादा अहम है। आप क्या ये सोच रहे हैं कि आपके 3-3 सांसद वहां से, आपके ज्यादा विधायक है वहां पे कुछ हैं, तो वो सीटों पर आपका कब्जा होगा, क्या ये मानते हैं? देखिए, हर पिछला चुनाव अलग होता है, अगला चुनाव अलग होता है, आगे के चुनाव की रणनीति अलग होती है। इस बार गठबंधन में यह बात बहुत गंभीरता से हो रही है कि जहां जो चुनाव जीतने की स्थिति में है उस सीट पर वही चुनाव लड़े और उन्हीं का उम्मीदवार लड़े। मुझे लगता है ये जायज भी है, क्योंकि गठबंधन में बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहने की जरूरत है, और उसमें जो दल जहां पर मजबूत हो, सामाजिक समीकरण जिस दल और जिस उम्मीदवार के पक्ष में हो, तो वो बेहतर होता है कि उसी को मौका मिलना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि आप जो सर्वे कर रहे हो उसके मुताबिक कम सीटों पर आप जीत रहे हैं, तो बिल्कुल कम पर आएंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे आरजेडी के साथ? नहीं, देखिए गठबंधन में तो हर मुद्दे पर खुलकर बात होती है। सीधा जवाब मैं मांग रहा हूं आपसे। और एक बात अनूप जी समझ लीजिए, ये जो नए नए घटक दल हमारी तरफ आ रहे हैं, यह भी कुछ संकेत दे रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी हो या हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इस तरह के कई दल आपको पता है कि गठबंधन में जुड़ने वाले हैं। तो जो जीतने वाली शक्ति होती है गठबंधन में, लोग वहां जाते हैं। इनके यहां से तो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की छोड़ के हमारे यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए इस बार डूबने वाला है और डूबने वाले के साथ कोई नहीं जाता है। तो आप ये देख लीजिए, दूसरी छवि भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाई कि जो भी अलायंस पार्टनर होते हैं उनको वो समाप्त करते हैं। बिहार में पिछली बार उन्होंने एक हनुमान छोड़ा, इस बार ऐसा लगता है कि एक से अधिक हनुमान छोड़ने वाले हैं। और किसकी लंका जली पिछले बार ये कहने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग स्वयं में भी ईमानदार नहीं है। दूसरी बात अनूप जी जो मैं बात कह रहा था कि देखिए चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर, इन लोगों ने बिहार को पलायन का प्रदेश बना दिया। बेरोजगारी अपने चरम पर है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी कोई भी बुनियादी चीज ले ले, विकास के मानक पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है। पिछले 20 वर्षों से ये सरकार में है। लेकिन देखिए रंजीत जी, आप जिस पायदान का जिक्र कर रहे हैं इसके लिए क्या अकेले एनडीए जिम्मेदार है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि सरकार में आप भी थे 10 साल, एनडीए भी अभी है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। चल मैं उस पर आऊंगा। मैं मनीष जी आपके पास आता हूं। पिछले 20 वर्षों से ये लोग सरकार चला रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति आप देख लें, नीति आयोग के रिपोर्ट को देख लें, हर जगह पर बिहार क्यों निचले पायदान पर है। और फिर ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। और एक बात और कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था और इन्होंने करोड़ों नख और बाल वहां भेजे थे। तो प्रधानमंत्री जी को बिहार चुनाव के पहले जरा उसकी रिपोर्ट भी दे देनी चाहिए कि नीतीश जी के डीएनए। मैं वापस आऊंगा, आपके पास आऊंगा रंजीत जी, वापस आऊंगा। मनीष जी से ले लेता हूं सवाल में। मनीष जी, मैं बार आपसे और निवेश के मामले में मैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा को जवाब देना चाहता हूं। चलिए संक्षेप में दे दीजिए जवाब आप। हम लोगों ने इथेनॉल प्लांट्स लगवाया समस्तीपुर में और मुजफ्फरपुर में, बैग मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्मोस लाइफस्टाइल का प्लांट लगवाया मुजफ्फरपुर के बेला में। बिस्किट ब्रिटानिया का 250 करोड़ का फैक्ट्री हम लोगों ने बेगूसराय में लगवाया। बेगूसराय में ही पेप्सी को
का प्लांट लगवाया, नवादा में सीमेंट ग्राइंडिंग का, अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगवाया, मधुबनी में जेके लक्ष्मी सीमेंट का प्लांट लगवाया, और मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल यूनिट लेदर पार्क हम लोगों ने बनवाया, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बनवाया, फतुहा में सोनालिका ट्रैक्टर प्लांट लगवाया, कागज पे बना है, धरातल सीमेंट का प्लांट लगवाया। लेकिन बिहार के मुद्दों से प्रोफेसर साहब का सरोकार हो तब ना, चुनाव आया है पार्टी के साथ है ना, मेढक की तरह टर कर रहे हैं, वाला भी जुमला देने में होशियार हो जाता है। नीति निवेश हो रहा है उससे, और बिहार कागज के पे कितने बता युवाओं रहे को हम लोगों ने हैं, एक भी नौकरी दिया धरातल पे है, आपको नहीं दिखेगा। एफडीआई निवेश हो रहा है, इनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। ये तथ्यहीन बात करते हैं डिबेट्स में बैठकर, और बिहार की जनता का समय बर्बाद करते हैं। ये जुमला देंगे और एक बार जुमला देंगे, और फिर जब आप पूछेंगे कि भाई ये तो आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, 15 लाख जिस रुपए जुमले की बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, एक बार बिहार का दौरा कर लीजिए ना। कि वो तो हमारा जुमला था। ढूंढने में कठिनाई होती है तो हम आपकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे। फेंकने में माहिर हो गई है। चले, मैं आप दोनों को रोकूंगा मैं, लेकिन सवाल मेरा एनडीए पक्ष से होगा, जेडीयू और बीजेपी वाले से। जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए ये तय है कि सीट बंटवारे आपका अपना मैटर आप सुलझाएंगे, लेकिन क्या पलायन रुक पाया? सवाल यही है, क्योंकि आप ही की रिपोर्ट है एसआईआर की, 26 से 33 लाख लोग चले गए यहां से, कहां गए? पलायन तो हुआ, क्राइम रुक गया। आप देखिए हर दिन क्राइम रेट कैसे बढ़ रहा है। मेरा सवाल मनीष जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, वापस मैं आऊंगा जितेंद्र जी के पास, क्या इन चीजों पर कंट्रोल हो पाया? जनता तो ये भी सोचेगी ना, किसे वोट देना है, क्या देना है, सब कुछ सोचेगी जनता। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राजद के मित्र को, अरुण जी ने कहा कि आराम क्यों नहीं करते नीतीश जी, है ना, तो मैं उनको सबसे पहले बता दूं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, और उसको तो आज तक तेजस्वी यादव जो है वह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर से लेके सोशल मीडिया पर भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़। भाई वो कोई संवैधानिक पद पे है क्या? इतनी तो समझ होनी चाहिए आपको। संवैधानिक पद पे है, वो पार्टी के पद पे है। आप बिहार के अनुज भाई, मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था। तुलना कर दोगे? तिल मिलाने लगे आप। क्या संवैधानिक पद है, कौन पार्टी का पद है? कुछ भी बोल रहे हैं आप। तिल मिलाने लगे तुरंत। भाई आज अभी गए थे ना, आप इतनी समझ होनी चाहिए। आपने उनको वैन से भेजा था ना, चुनाव प्रचार करने उनकी हालत खराब, उनकी तुलना को भेजा था ना, हद है। तो देखिए कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए अनुज जी। दूसरे को आराम की सलाह देने के पहले जरा अपने अरे भाई, तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो है जो कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। 1-2 सालों में देखा नहीं? पूरे देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है। किसी के सर पे गमला रख रहा है, जब आप उनके साथ चले जाते हैं तो आपको हरकत नहीं दिखती है। ठीक है, किस मुंह से कर रहे हैं? हरकत जो है बरकत में बदल जाती है। क्या वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या? सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और हर बिहारी के सर की बात है कि बिहार जैसे प्रतिभाशाली देश में, प्रदेश में उसका मुख्यमंत्री है जो कि इस तरह का बीमार हो, मानसिक रूप से थके हुए हो, आप गर्व कर रहे हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा, यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसीलिए ये जो आप लोग कहते हैं ना, क्योंकि वो उनको हम लोग इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री के से पहले समाजवादी नेता रहे, लेकिन एक समय होता है जब हर आदमी को रिटायरमेंट होता है, उनको आराम की जरूरत है। आप पॉलिटिकल फायदा के लिए उनका चेहरा बना के घुमा रहे हैं, उनको आराम की जरूरत है। इसी से आप लोग गद्दी से बहुत दूर जा रहे हैं। गद्दी से नहीं है, गद्दी से आप जो सम्मान नीतीश कुमार को दिया है, घमंड है, इतना ही काम और नीतीश कुमार जी को जिस तरह से अपमानित करने का काम आप लोग करते हैं, आज उसी का बदला बिहार की जनता जब नंबर की पार्टी है आप, तो लेती है। अब आप सुनिए, अब अपने टाइम में आप बोल लिए, मेरे बोलने का मौका, आप शांत होकर सुनिए। दूसरी बात है कि किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा तुलना की, इसलिए मैं बोला अभी कहा ना, किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा चुनाव ना, तो चुनाव तो भैया यहाँ पर एक ही मुद्दा है, जंगल राज को रोकना। जंगल राज की वापसी बिहार की जनता किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, यह ध्यान में रखिएगा। कल पटना में हत्या हुई है, मंगल राज है ना ये। कल पटना में जो हत्या हुई है, गोपाल खेमका जी की हत्या मंगल राज है। 20 साल पहले का आपको जंगल राज याद आ रहा है? अपराध की बात करते हैं, बेशर्मी की तो हद है भाई। शिल्पी जैन अभी वर्तमान में जो हत्याएं हो रही है, जो बलात्कार हो रहा है, जो डकैतियां हो रही है, शिल्पी जैन की हत्या याद है। और एक दिन भी आपको बिहार बंद करने मंगल राज है, राम राज है अनुज जी, तो आप एक दिन में ही वो जंगल राज की याद दिला जाते हैं। नहीं, एक दिन आपको बिहार अरे भाई साहब, एक दिन में क्या, अभी आप बंद किए थे, एक दिन में मनीष जी, इसीलिए मनीष जी,
और कांग्रेस अपना पार्टी मूल्यांकन जो है करिए, ना, जनता समझ रही चलिए है। मैं आप सबको पार्टी रोकना शिवसेना चाहूंगा, की तरह वक्त आपके की थोड़ी पीछे कमी है, लगे वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन देखिए मैं जो सवाल कर रहा था आपसे कि आप सीट बंटवारे को लेकर आप दोनों महागठबंधन से भी और एनडीए से भी, लेकिन जवाब उसका नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये आपका अपना मैटर, आप तय करेंगे कैसे होगा, लेकिन इतना तय है कि इतना आसान भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का। तो चुनाव बिहार में है और बिहार में चुनाव से पहले सबसे बड़ा पेच जो है सीट बंटवारे को लेकर ही है। अपने अपने दावे सबके हैं, कांग्रेस के दावे अलग, आरजेडी के अलग, तो बीजेपी के दावे अलग, जेडीयू के अलग। कौन बड़ा दिल दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।